चलिए हम जो डिस्कस कर रहे थे बेसिकली सेक्शन 40, जिसमें बताया गया कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे, डिस अलाउ किए जाएंगे इन केस वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में भी आपको बताया गया है। सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज 1 के तहत बेसिकली आउटसाइड इंडिया अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो इन दैट सिचुएशन अगर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे या फिर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट नहीं करेंगे तो इन दैट सिचुएशन वो एक्सपेंस जो है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एबीसी लिमिटेड है जिसने 20 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया पेमेंट की गई है 3 जनवरी 2020 को एंड टैक्स वाज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन 10th ऑफ मार्च 2020। तो 3 जनवरी को पेमेंट की गई और 10 मार्च 2020 को टीडीएस डिडक्ट किया गया एंड इट वाज पेड टू द गवर्नमेंट ऑन 30/9/2020। तो दैट मींस 1/4/2020 से लेकर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 जो पीरियड है उस पीरियड में 20 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे किया गया और टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया 10 मार्च 2020 को। तो दैट मींस टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है, पेमेंट की गई 30 सितंबर 2020 को। तो दैट मींस अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेमेंट कर दी गई है। तो ऐसे में एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन प्रीवियस ईयर 1920 बट if tax was deducted at source on 1st of April 20। और अगर मान लीजिए 10 मार्च को यह टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता और 1 अप्रैल 2020 को यह टीडीएस डिडक्ट किया जाता तो ऐसे में हमारा प्रीवियस ईयर चेंज हो जाता 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो ऐसे में एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड इन प्रीवियस ईयर 1920। तो प्रीवियस ईयर 1920 में ये जो 20 लाख रुपीस का इंटरेस्ट है ये एज एन एक्सपेंस अलाउड नहीं किया जाएगा। रीजन बीइंग टीडीएस जो है वो प्रीवियस ईयर 1920 में डिडक्ट नहीं किया गया, वो डिडक्ट किया गया प्रीवियस ईयर 2021 के तहत। बट इफ इट इज अलाउड इन प्रीवियस ईयर 2021 तो ऐसे में क्या होगा 2020-21 में जब यह टीडीएस डिडक्ट होगा और इसकी पेमेंट होगी तब यह जो खर्चा है यह अलाउ किया जाएगा। उसके बाद इफ टैक्स वाज डिडक्टेड एंड सोर्स ऑन 10th ऑफ मार्च और अगर टीडीएस 10th ऑफ मार्च को डिडक्ट कर लिया गया है और ऐसे में ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के बाद अगर डिपॉजिट किया जाता है, हमारे केस में बताया गया 1 अक्टूबर 2020 को डिपॉजिट कराया गया, that means after the due date of filing of income tax return, so in that situation expenditure is not allowed in previous year 1920, however it is allowed in previous year 2021। तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में यह अलाउ किया जाएगा। तो ये बात थी इन केस ऑफ पेमेंट टू ए नॉन रेजिडेंट और पेमेंट आउटसाइड इंडिया। सिमिलरली अगर आप पेमेंट करते हैं टू ए रेजिडेंट, रेजिडेंट को पेमेंट की गई है in India, any person has to pay any sum to a resident on which tax is to be deducted at source. In that case, such person must deduct tax at source up to the end of the relevant previous year, and also payment should be made up to the last date of return of income. That means जो आपका 31 मार्च एंड होता है उस डेट तक एटलीस्ट आप टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए और जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होती है उस डेट तक आप उसको डिपॉजिट करा दीजिए। अदरवाइज 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, हाउएवर इट इज अलाउड इन द ईयर इन विच टैक्स हैज बीन पेड। तो जिस साल में आप पे कर देंगे उस साल में आपको वो फिर से अलाउ कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल है एबीसी लिमिटेड ने रेंट पे किया है 10 लाख रुपीज का टू XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड को 10 लाख रुपए की रेंट की पेमेंट की गई है ऑन
31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को, और टैक्स डिडक्ट किया गया है 31 मार्च 2020। तो दैट मींस टैक्स तो डिडक्ट कर लिया गया है एंड वाज पेड टू द गवर्नमेंट ऑन 30/9/2020, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न तक डिपॉजिट भी करा दिया गया है। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर 1920 में ही वो एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन प्रीवियस ईयर 1920, बट if tax is deducted at source after 31st March 20, अगर 31 मार्च तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, 31 मार्च के बाद डिडक्ट होता, तो ऐसे में प्रीवियस ईयर 1920 में वो रेंट एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। और पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट आफ्टर 30 सितंबर, और अगर मान लीजिए पेमेंट जो है वो 30 सितंबर के बाद होती है, दैट इज फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपकी ड्यू डेट है उसके बाद अगर डिपॉजिट होता है, तो भी ऐसे में वो नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है आपको अलाउ किया जाएगा। प्रीवियस ईयर 1920 में वो अलाउ नहीं किया जाएगा। In that situation, expenditure allowed in previous year 1920 shall be 10 lakh into 70%. That means 30% क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ। तो यहाँ पर 7 लाख रुपए का खर्चा अलाउ किया जाएगा, 3 लाख रुपए का खर्चा डिसअलाउ किया जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए का खर्चा दिखाया है, तो आप क्या करेंगे, 30% एड बैक कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। ₹3 lakh is disallowed, however it will be allowed in the previous year in which tax has been paid to the government. तो जिस साल में टैक्स की पेमेंट की जाएगी, उस साल में ये 30% जो है डिसअलाउ किया गया, वो अलाउ कर दिया जाएगा। हमने बातें की कि जो इनकम टैक्स आप पे करेंगे, जो वेल्थ टैक्स आप पे करेंगे, वो एज एन एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स आप पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन वेल्थ टैक्स आप पे करेंगे, पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स आप पे करेंगे, तो वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड एडिशनल इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड बिकॉज दीज आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये बिजनेस प्रोफेशन की लायबिलिटी नहीं मानी जाती, जो प्रोप्राइटर है, जो पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी मानी जाती है। तो दैट सिचुएशन में आपको वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करते हैं, आप एक कंपोजिशन डीलर है और आप जीएसटी पे करते हैं, ऐसे में आपको पता है वो जीएसटी आप कस्टमर से चार्ज नहीं करते, आप अपनी पॉकेट से वो जीएसटी पे करते हैं, तो वो एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जीएसटी लॉ के तहत अगर आपने जीएसटी पे किया है, जो आपने कस्टमर से रिकवर नहीं किया है, वो एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ किया जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए हैं रिगार्डिंग बिजनेस, प्रोफेशनल टैक्स आपने अगर कोई पे किया है, कोई लाइसेंस फीस आपने पे की है, तो वो एज एन एक्सपेंडिचर आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स अगर आपने पे किया है, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, वो हमेशा डिसअलाउ किया जाएगा। सिमिलर वे में इंटरेस्ट हैज बीन पेड फॉर लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स, सच इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। हाँ, अगर आपने जीएसटी लेट पे किया है और जीएसटी लेट पेमेंट पर आपने इंटरेस्ट पे किया है, वो आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। बट इफ द इंटरेस्ट हैज बीन पेड फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी एटसेट्रा, इंटरेस्ट इज अलाउएबल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी, इंटरेस्ट ऑन सर्विस टैक्स, इंटरेस्ट ऑन एक्साइज ड्यूटी, वो अगर आपने पे की है, तो वो एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ किया जाएगा। If any interest has been paid for the loan taken for payment of income tax, अब आपने क्या किया, आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करना था, और उस 10 लाख रुपए के इनकम टैक्स को पे करने के लिए आपने क्या किया, लोन ले लिया, और उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट भी आपको अलाउएबल नहीं होगा। तो इफ इंटरेस्ट हैज बीन पेड फॉर द लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। इफ इंटरेस्ट इज टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी एटसेट्रा, इंटरेस्ट इज अलाउएबल। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट टैक्सेस की अगर आप पेमेंट करेंगे, इनकम टैक्स की, वेल्थ टैक्स की, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो आपके डिसअलाउ किए जाएंगे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड अगर आप कोई पेमेंट करेंगे, तो वो आपके अलाउएबल होंगे और उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको अलाउ किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई पेनल्टी पे की है, भले ही वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हो, भले ही वो जीएसटी के रिगार्डिंग हो, वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी।
ये आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह की भी पेनल्टी और जो फाइन है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, भले ही वो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड हो, भले ही वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड हो। तो if any person has paid any fine, any penalty in connection with income tax, GST, etc., it will not be allowed. तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर अगर रिलेटेड है फाइन से, पेनल्टी से, वो किसी भी लॉ के तहत वो पेनल्टी लगाई गई हो, वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। जब आपको इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाता, तो बहुत सारे केसेस में आपको इनकम टैक्स से रिफंड मिलता है, जहां पर आपने एक्सेस इनकम टैक्स पे कर दिया, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी थी उससे ज्यादा आपने टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट से वो अमाउंट आपको रिफंड मिल जाती है। तो इन दैट सिचुएशन अगर यह रिफंड है इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर वेल्थ टैक्स से रिलेटेड, तो ऐसे में यह जो रिफंड होगा यह इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन रिफंड मिला है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी रिफंड, वो आपका इनकम माना जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। If there is any income tax refund, it will not be considered income, but if there is refund of GST, तो GST अमाउंट का अगर आपको रिफंड मिलता है, it will be treated as income. It will be considered to be the income as per section 41 subsection 1. और सिमिलरली अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड इन कनेक्शन विद इनकम टैक्स रिफंड, जीएसटी रिफंड एटसेट्रा, it will be considered to be income under the head other sources. Interest on income tax refund shall be taxable under the head other sources. Interest on refund of GST etc. shall be taxable under the head business or profession. तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो परक्विजिट्स दी जाती है उस पर अगर कोई टैक्स पे किया गया है, तो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। If employer has paid income tax on behalf of the employee, employer is allowed to debit such amount to profit and loss account and it will be considered to be the income of the employee. तो यहाँ पर जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के रिगार्डिंग इनकम टैक्स पे करेगा एम्प्लॉयर, वो अलाउेबल नहीं होगा। उसके अलावा जो इनकम टैक्स पे करेगा जो मॉनेटरी परक्विजिट से रिलेटेड होगा वो अलाउेबल होगा, लेकिन वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा इन द फॉर्म ऑफ परक्विजिट। तो ये ऑलरेडी हम इनकम अंडर द हेड सैलरी में भी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में हमने देखा था कि काफी सारी कंडीशंस लगाई गई, कब आपको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, कब इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, कब सैलरी अलाउ की जाएगी, कब सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी। यहाँ पर कुछ बातें जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहली बात कि पार्टनर्स को जो भी सैलरी मिलेगी पार्टनरशिप फर्म से, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से, वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो दैट मींस अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर्स को सैलरी पे की गई है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर्स को, मान लीजिए मिस्टर एक्स है वो पार्टनर है, मिस्टर वाई है वो पार्टनर है, तो ऐसे में इनको जो भी सैलरी पे की गई है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी, वो होगी बिजनेस और प्रोफेशन हेड के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी मिलती है पार्टनर को वो दिखाते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी, जो कि गलत है। ये ध्यान रखें, वो हमेशा टैक्सेबल होगी इन द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा इसलिए, ये ऑलरेडी हमने इनकम अंडर द हेड सैलरी में भी डिस्कस किया था, जो पार्टनरशिप फर्म होती है और जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, वहां पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा इफ एनी पार्टनर हैज रिसीव्ड शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट्स में से जो हिस्सा मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका एग्जेम्प्ट रहेगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। क्यों? बेसिकली जो पार्टनरशिप फर्म सैलरी देती है
जो सैलरी देती है पार्टनर्स को, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म उस प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करती है। तो ऐसे में जब ऑलरेडी उन प्रॉफिट्स पर टैक्स पे किया जा चुका है बाय द फर्म, तो ये जो प्रॉफिट होगा इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स, ये क्या रहेगा, एग्जम। लेकिन ये जो सैलरी दी गई है, इंटरेस्ट दिया गया है, बोनस दिया गया है, कमीशन दिया गया है, ये क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ पार्टनर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनी सैलरी, एनी कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन जो पे की जाती है पार्टनर को, वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ पार्टनर। लेकिन जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो एग्जम्प्ट होगा इन द हैंड ऑफ पार्टनर। इसको सिंपली अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर किसी अमाउंट पर पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगी तो उस पर पार्टनर टैक्स पे नहीं करेगा, और अगर किसी अमाउंट पर पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे नहीं करेगी तो उस पर पार्टनर टैक्स पे करेगा। क्योंकि जब सैलरी की बात आती है, कमीशन की बात आती है, बोनस की बात आती है, तो फर्म क्या करती है, उस अमाउंट को एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम करती है, अपने प्रॉफिट्स को कम करती है और उस अमाउंट पर अपना इनकम टैक्स बचा लेती है। तो इसलिए कहा गया कि जब वो सैलरी, वो बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पार्टनर को मिलेगी तो गवर्नमेंट पार्टनर से टैक्स लेगी। और इसका विपरीत जब प्रॉफिट की बात आती है तो प्रॉफिट पर फर्म टैक्स पे करती है, और जब फर्म ऑलरेडी उस प्रॉफिट पर टैक्स पे कर चुकी है तो दोबारा पार्टनर से टैक्स नहीं लिया जाएगा उन प्रॉफिट्स पर। तो इसलिए कहा गया, इफ पार्टनर हैज रिसीव्ड शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, such share shall be exempt from income tax as the firm has already paid income tax on such profits। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो जो भी सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सेकेंडली, जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, बोनस है, वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स, और जो प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 40A की। तो हुआ क्या, अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर इनका प्रॉफिट आ जाता है मान लीजिए 50 लाख रुपीस, और इनको लगता है कि 50 लाख रुपीस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या करते हैं, इनके सन हैं, बेटे हैं मिस्टर वाई, तो ये मिस्टर वाई को सैलरी पे करते हैं, सैलरी टू मिस्टर वाई, लेट से 20 लाख रुपीस, और यहां पर इनका प्रॉफिट रह जाता है 30 लाख रुपए, और 30 लाख रुपए पर ये टैक्स पे कर देते हैं। तो ऐसे में इनकम टैक्स के अंदर कहा गया कि अगर कोई पेमेंट आप करते हैं अपने रिलेटिव्स को, और वो जो पेमेंट आपने की है वो रीजनेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, वो जो अमाउंट आपने की है वो ज्यादा पे की है, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये जो पेमेंट की गई है क्या ये रीजनेबल है। अगर वो रीजनेबल है तो अलाउ की जाएगी, और अगर रीजनेबल नहीं है तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर देखता है कि जो पेमेंट की जानी चाहिए थी वो 8 लाख रुपीस की जानी चाहिए थी, तो दोनों का जो डिफरेंस है 12 लाख रुपीस, ये एक्सेस पेमेंट की गई है, तो ये क्या कर दी जाएगी, डिसअलाउ। तो इसलिए जब भी आप एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है उसने किन किन रिलेटिव्स को पेमेंट की है, रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग कमीशन, रिगार्डिंग रेंट। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उनकी रीजनेबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो रीजनेबली पे की गई है तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रीजनेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दी क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दी एक्सपीरियंस, तो ऐसे में आप जो है रीजनेबल अमाउंट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे, बाकी एक्सेस अमाउंट को आप डिसअलाउ करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो ऐसा करेगा। The provision of this section shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this act। तो बाकी जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अंदर भले ही आपने सारी कंडीशंस को कंप्लाई किया है, लेकिन अगर
इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपने जो पेमेंट की है वो एक्सेस पेमेंट की है, अनरीजनेबल पेमेंट की है, तो वो एक्सपेंस आपको डिसअलाउ किया जा सकता है। where the SSC incurs any expenditure in respect of which payment has been or is to be made to any person referred to in clause B। तो clause B में बेसिकली बताया गया है कि जो रिलेटिव्स को पेमेंट की गई है, the assessing officer is of opinion that such expenditure is excessive, unreasonable, having regard to the fair market value of the goods, services। तो जो गुड्स है या सर्विसेज है उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा पेमेंट की गई है, द पेमेंट इज मेड और द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी और द बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय accruing to him therefrom so much of the expenditure as considered by him to be excessive or unreasonable shall not be allowed as deduction। तो जो अमाउंट उसको लगेगी वो ज्यादा है या अनरीजनेबल है, उतनी अमाउंट डिसअलाउ कर दी जाएगी। यहां पर बताया गया कि क्लोज बी के अंदर कौन कौन से व्यक्तियों को अगर आप पेमेंट करेंगे तो असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर सकता है। तो बेसिकली यहां पर बताया गया द पर्सन रेफर्ड टू इन क्लोज ए आर वेयर द एसएससी इज एन इंडिविजुअल। तो जो एसएससी है अगर वो इंडिविजुअल है तो इन दैट सिचुएशन एनी रिलेटिव ऑफ द एसएससी, तो ऐसे में इंडिविजुअल जो भी रिलेटिव को अगर पेमेंट करेगा वो चेक करनी होगी क्या वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल। जितना पोर्शन अनरीजनेबल होगा वो डिसअलाउ की जाएगी। अब बात आती है कि रिलेटिव्स के अंदर किस किस व्यक्ति को कवर किया गया है। तो ऐसे में जो हमने देखा था, हम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को डिस्कस करते हुए वहां पर भी रिलेटिव्स की डेफिनेशन बताई गई थी, लेकिन यहां पर जो रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लोज 41 के तहत। और सेक्शन 2 क्लोज 41 में बताया गया है इन केस ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव विल बी स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो जो हस्बैंड है, हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ है, वाइफ के केस में हस्बैंड जो है वो रिलेटिव माना जाएगा। इसके अलावा ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट मींस आपके जो फादर मदर है और आपके जो सन डॉटर है वो भी क्या माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे। और ऐसे में अगर आप इनको कोई भी पेमेंट करेंगे रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग रेंट, तो वो आपकी क्या होगी, अगर वो अनरीजनेबल होगी अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज, तो ऐसे में वो अमाउंट आपकी डिसअलाउ कर दी जाएगी। और अगर जो एसएससी है वो है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर हिंदू अनवेडिड फैमिली, तो ऐसे में बताया गया रिलेटिव विल बी इन केस ऑफ कंपनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो दैट मींस कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को सैलरी देगी और अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज वो सैलरी अनरीजनेबल है, तो जितनी अनरीजनेबल होगी वो डिसअलाउ की जा सकती है बाय द असेसिंग ऑफिसर। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स ऑफ द फर्म, तो जो पार्टनर्स होंगे वो रिलेटिव माने जाएंगे फर्म के लिए। इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो एओपी के केस में मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स क्या माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे फॉर द एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, सच पार्टनर और सच मेंबर। तो कंपनी के केस में हमने देखा डायरेक्टर को क्या माना गया, रिलेटिव माना गया, और जो डायरेक्टर के रिलेटिव होंगे वो भी कंपनी के लिए रिलेटिव माने जाएंगे। तो डायरेक्टर के रिलेटिव कौन होंगे, डायरेक्टर के रिलेटिव होंगे डायरेक्टर अगर जो फीमेल है तो उनके हस्बैंड, अगर मेल है तो उनकी वाइफ, इसके अलावा डायरेक्टर के जो ब्रदर है, डायरेक्टर के जो सिस्टर है, या फिर जो लीनियन असेंडेंट है और डिसेंडेंट है, दैट इज फादर मदर और सन डॉटर, वो क्या माने जाएंगे, कंपनी के लिए भी रिलेटिव माने जाएंगे। अगर कंपनी इन व्यक्तियों को अगर कोई भी पेमेंट करेगी टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर, तो ऐसे में चेक किया जाएगा क्या वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल। उसके बाद इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स क्या माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे, लेकिन जो पार्टनर्स के भी रिलेटिव होंगे वो भी क्या माने जाएंगे, फर्म के लिए रिलेटिव्स माने जाएंगे। सेम वे में मेंबर्स के जो रिलेटिव होंगे वो भी क्या माने जाएंगे, एओपी के लिए रिलेटिव्स माने जाएंगे।
अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर असेसिंग ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि उनके बीच कोई रिलेशन है या नहीं। तो ऐसे में अगर जो एसएससी है वो सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट है, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है और सेक्शन 44 AB के तहत टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक क्लोज है जिसके तहत बेसिकली रिपोर्टिंग की जाती है कि क्या एसएससी के द्वारा, क्या इंडिविजुअल के द्वारा, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, कंपनी के द्वारा, एओपी के द्वारा कोई पेमेंट की गई है टू द रिलेटिव अंडर सेक्शन 40A। तो ऐसे में वहां पर आपको रिपोर्ट करना होता है जो भी आपने रिलेटिव्स को पेमेंट की है, उससे असेसिंग ऑफिसर को पता चलेगा कि जो एसएससी है उसके द्वारा किन किन रिलेटिव्स को पेमेंट की गई है, और ऐसे में वो चेक कर सकता है कि क्या वो पेमेंट रीजनेबल है या अनरीजनेबल। अगर रीजनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनरीजनेबल है तो जितनी अमाउंट अनरीजनेबल होगी, एक्सेस होगी, ज्यादा होगी, वो डिसअलाउ की जा सकती है बाय द असेसिंग ऑफिसर। An individual who has a substantial interest in the business profession of the एसएससी, और कोई इंडिविजुअल है जिसका एसएससी के बिजनेस के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो दैट मींस वो कुछ इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है इन द बिजनेस ऑफ एसएससी। तो यहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब अराइज होगा इसके लिए बताया गया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन a person shall be deemed to have substantial interest in a business or profession if in a case where the business or profession is carried on by a company। अगर जो एसएससी है वो एक कंपनी है, तो in that situation such person is at any time during the previous year the beneficial owners of shares carrying not less than 20% of the voting power। तो बेसिकली कंपनी के केस में वो शेयर होल्डर जिसके पास 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटिव माना जाएगा कंपनी के लिए। और कंपनी ऐसे शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट करेगी टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर, तो ऐसे में वो चेक करनी होगी क्या वो रीजनेबल पेमेंट है या फिर अनरीजनेबल पेमेंट। और कंपनी के अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो इन एनी अदर केस such person at any time during the previous year beneficially entitled to not less than 20% of the profits of such business or profession। तो एनी अदर पर्सन के केस में कहा गया कि जो वो है 20% से ज्यादा जो है प्रॉफिट्स के अंदर हिस्सा रखता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटिव माना जाएगा। और उस व्यक्ति को जो पेमेंट की जाएगी टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर, वो चेक की जाएगी क्या वो रीजनेबल है या फिर अनरीजनेबल। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया कि अगर मान लीजिए एसएससी है, एसएससी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है। तो एसएससी का जो बिजनेस है उसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो कि हमने देखा था 20% से ज्यादा जो है वोटिंग पावर या फिर 20% से ज्यादा जो है प्रॉफिट्स के अंदर हिस्सा है, तो वो ऐसे में क्या माना जाता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। और जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो किसी कंपनी का है, किसी फर्म का है, किसी एओपी का है, किसी एचयूएफ का है, या फिर किसी इंडिविजुअल का है। तो ये तो रिलेटिव माने जाएंगे ही, उसके अलावा इन कंपनीज के इन कंपनीज के जो भी डायरेक्टर होंगे, जो भी डायरेक्टर होंगे, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जो भी पार्टनर होंगे, अगर एचयूएफ है तो जो भी मेंबर होंगे, अगर एओपी है तो जो भी मेंबर होंगे, वो भी क्या माने जाएंगे, रिलेटिव माने जाएंगे। और उनको भी अगर कोई पेमेंट की जाती है तो चेक करनी होगी क्या वो रीजनेबल है या फिर अनरीजनेबल। एक कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और हिंदू अनवेडेड फैमिली
having a substantial interest in the business profession of the SSC or any carrying on business or profession in which the first mentioned company has substantial interest। तो अगर कोई कंपनी है, फर्म है, एओपी है, एचयूएफ है, जिसका एसएससी के बिजनेस के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस कंपनी के डायरेक्टर, उस कंपनी के, उस फर्म के पार्टनर, उस फर्म के मेंबर्स भी क्या माने जाएंगे, रिलेटिव्स माने जाएंगे। और पेमेंट जो है वो चेक करनी होगी, क्या वो रीजनेबल है या फिर अनरीजनेबल। उसके अलावा एक कंपनी, फर्म, एओपी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ विच a director, partner or member as the case may be has a substantial interest in the business or profession of the SSC। यहाँ पर उल्टा केस बताया गया है कि एसएससी के बिजनेस के अंदर अगर कोई डायरेक्टर, कोई पार्टनर, कोई मेंबर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो ऐसे में उस डायरेक्टर्स की जो कंपनियां होंगी, उस पार्टनरशिप की जो पार्टनरशिप फर्म्स होंगी, वो भी क्या मानी जाएंगी, रिलेटिव्स मानी जाएंगी। और उनको भी अगर कोई पेमेंट की जाएगी टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर, वो भी क्या चेक करनी होगी, रीजनेबल है या अनरीजनेबल। उसके अलावा एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु कैरीज ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि बिजनेस प्रोफेशन को कैरी कर रहा है, वेयर द एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल और एनी रिलेटिव ऑफ सच एसएससी हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन। तो दैट मींस अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और उस बिजनेस के अंदर इंडिविजुअल का या इंडिविजुअल के रिलेटिव का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर कोई पेमेंट की जाएगी तो वो चेक करनी होगी रीजनेबल है या अनरीजनेबल। उसके अलावा एनी पर्सन हु कैरीज ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन वेयर द एसएससी बीइंग ए कंपनी, फर्म, एओपी, एचयूएफ और एनी डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी, पार्टनर or member of the AOP or family or any relative of such director, partner or member has a substantial interest in the business profession of that person। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस के अंदर डायरेक्टर का जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या पार्टनरशिप फर्म का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर मेंबर ऑफ एओपी या एओपी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर मेंबर ऑफ दी एचयूएफ या एचयूएफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को अगर कोई पेमेंट की जाएगी तो वो भी क्या होगी, चेक करनी होगी क्या वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल। तो बेसिकली बहुत वाइड स्कोप रखा गया है ताकि आप जो है एक्सेसिव पेमेंट्स जो है क्लेम ना करें एज एन एक्सपेंडिचर। तो मेक श्योर जब भी आप किसी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो एटलीस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि उस व्यक्ति के जिसकी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस प्रोफेशन कैरी कर रहा है, और अगर बिजनेस प्रोफेशन कैरी कर रहा है तो क्या उसने कोई ऐसी पेमेंट की है अपने रिलेटिव्स को जो एक्सेसिव है या अनरीजनेबल। के बाद एक और क्लोज आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिसिंग करते हुए आपको बेसिकली ये क्लोज बहुत बार देखने को मिलेगा कि अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और उस एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग आप पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट करते हैं आप कैश, तो कैश पेमेंट, ये बहुत बार सवाल आता है कि सर हम कितनी मैक्सिमम कैश पेमेंट कर सकते हैं फॉर एन एक्सपेंस। तो ऐसे में कहा गया कि एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते फॉर एन एक्सपेंडिचर। तो वेयर द एसएससी इनकर्स any expenditure in respect of which a payment or aggregate of payments made to a person in a day otherwise than by an account pay check drawn on a bank or account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank or through such other electronic mode as may be prescribed exceeds 10,000 rupees, no deduction shall be allowed in respect of such expenditure। तो अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स
आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के जरिए ही पेमेंट करनी होगी। अगर आप कैश पेमेंट करेंगे इन ए डे टू ए पर्सन तो वो आपकी डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो यहां पर जो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात है, टू ए पर्सन इन ए डे एंड मोर देन 10,000। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये एक बिजनेसमैन है और लेट से ये मिस्टर वाई से कुछ गुड्स परचेज करते हैं, मिस्टर वाई से कुछ गुड्स ये परचेज करते हैं और अमाउंट है 7,500 रुपए। और मिस्टर एक्स क्या करते हैं, इस अमाउंट को कैश पे करते हैं। तो क्या ऐसे में यह खर्चा अलाउ किया जाएगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि पेमेंट जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अब मान लीजिए परचेज की गई है 17,500 रुपए की और कैश पेमेंट की गई है, सेम डे पेमेंट की गई है 17,500 रुपए की, तो एक्सपेंडिचर जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए 17,500 रुपए की पेमेंट की गई है, जिस दिन परचेज किया गया उस दिन अमाउंट कैश पे की गई, लेट से 9,000 रुपीज, और जो बैलेंस अमाउंट थी 8,500 रुपए वो पे की गई नेक्स्ट डे, और ये दोनों ही अमाउंट कैश पे की गई। तो क्या ऐसे में यह खर्चा अलाउ किया जाएगा? द आंसर इज यस। रीजन बीइंग, जो सेम डे पेमेंट की गई वो 10,000 रुपए से कम है और अगले दिन जो पेमेंट की गई वो भी 10,000 रुपए से कम है। तो ऐसे में यह जो एक्सपेंडिचर है अलाउ किया जाएगा। आप एक व्यक्ति को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ने जो पेमेंट की मिस्टर वाई को, वो पेमेंट की 7,500 रुपए की, 7,500 रुपए की परचेज की और 7,500 रुपए पे किए गए मिस्टर वाई को। और सेम डे मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड से भी मिस्टर जेड से भी जो है गुड्स परचेज की, और ये जो परचेज की गई है ये मान लीजिए 8,500 रुपए की है। और यहां पर भी मिस्टर जेड ने क्या किया? कैश पे किया। तो आप देखेंगे सेम डे के अंदर 8,500 और 7,500, 16,000 रुपए की पेमेंट की गई है, कैश पेमेंट। तो क्या ये दोनों खर्चे अलाउ किए जाएंगे या नहीं? आंसर इज यस। क्योंकि कहा गया है टू ए पर्सन, एक आदमी को 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई को पेमेंट की गई है 7,500 रुपए जो 10,000 से कम है। मिस्टर जेड है, उनको पेमेंट की गई है 8,500 रुपए जो कि 10,000 रुपए से कम है। तो ऐसे में दोनों ही खर्चे जो है अलाउ किए जाएंगे, भले ही दोनों का टोटल 10,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन एक व्यक्ति को अगर पेमेंट की गई है 10,000 रुपए से कम तो वो खर्चा अलाउ किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर जो इनवॉइस अमाउंट है, जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है, वो 10,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में अगर आप उसकी कैश पेमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अगर इनवॉइस अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है, लेट से 20,000 रुपए है, और आपने सेम डे अगर पेमेंट की है, कैश पे किया है, तो वो खर्चा डिसअलाउ किया जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर अमाउंट 20,000 रुपए है लेकिन आपने अलग अलग डेट में, अलग अलग दिन 10,000 रुपए की पेमेंट की, तो पूरा 20,000 रुपए का खर्चा आपका अलाउ किया जाएगा। किसी एक दिन में जो पेमेंट है वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। यहां पर कहा गया है टू ए पर्सन इन ए डे। तो where the SSC incurs any expenditure in respect of which a payment or aggregate of payments made to a person in a day otherwise than by an account pay check, account pay bank draft or electronic clearing system. In that situation, if such amount exceeds rupees 10,000, no deduction shall be allowed in respect of such expenditure. तो एक व्यक्ति को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा वो एग्जांपल और हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल सके।
अब मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने मिस्टर वाई से क्या किया है, परचेज की है। तो मिस्टर वाई से परचेज की गई, लेट से 50,000 रुपए की परचेज की गई है। और मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स जो है 35,000 रुपीज जो है वो चेक से पे करते हैं, अकाउंट पे ही चेक से, और 8,000 रुपीज कैश पे करते हैं, और 7,000 रुपीज नेक्स्ट डे कैश पे करते हैं। तो क्या ऐसे में एक्सपेंडिचर अलाउ होगा या नहीं? तो आंसर इज यस, एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। रीजन बीइंग, किसी भी डे में, किसी भी दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट नहीं की गई है, तो इसलिए पूरा का पूरा खर्चा आपका अलाउ किया जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई से परचेज की गई, लेट से 8,000 रुपीज की, और सेम डे इसी दिन मिस्टर वाई से एक और परचेज की गई 7,000 रुपीज की। दो अलग अलग परचेज की गई हैं, दो अलग अलग इनवॉइस है, दो अलग अलग बिल्स है। पहली परचेज है 8,000 रुपीज की, दूसरी परचेज है 7,000 रुपीज की, और सेम डे कैश पे किया गया 15,000 रुपीज, दैट इज 8,000 प्लस 7,000। तो क्या अब यह खर्चा अलाउ किया जाएगा या नहीं? तो आंसर इज यस, यह खर्चा अलाउ किया जाएगा। भले ही मिस्टर वाई को एक ही दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट हुई है, लेकिन यह पेमेंट जो है वो अलग अलग एक्सपेंडिचर के लिए है, और अलग अलग एक्सपेंडिचर को अगर हम देखें तो कोई भी एक एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए जो फर्स्ट परचेज है वो 18,000 रुपीज की होती, सेकंड परचेज 7,000 रुपीज की होती, और यहाँ पर टोटल पेमेंट 25,000 रुपीज की गई होती, तो आपकी जो 18,000 रुपए वाली परचेज है वो आपको अलाउ नहीं की जाती, लेकिन जो 7,000 रुपए वाली परचेज है वो आपको अलाउ की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेंडिचर भी अलग अलग देखना होगा। where the SSC incurs any expenditure, तो एनी एक्सपेंडिचर मींस यहाँ पर एक एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग बात की गई है। अगर आपने सेम व्यक्ति के साथ अलग अलग एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं, उनके लिए आपने अलग अलग पेमेंट की है, सेम डे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और दोनों ही एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है इंडिविजुअली, तो ऐसे में वो एक्सपेंस अलाउ किए जाएंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन लोगों को आता है कि सर हम कितनी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। देखिए जो सेक्शन 40A क्लोज 2 के तहत बताई गई है वो बात बताई गई है पेमेंट्स के रिगार्डिंग। यहां पर रिसिप्ट की बात नहीं की गई है। रिसिप्ट की जो बात है वो अलग सेक्शन में बताई गई है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब बात आती है पेमेंट्स की, तो आप सेक्शन 40A क्लोज 2 अप्लाई करेंगे, जो कहता है 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट टुवर्ड्स एनी एक्सपेंडिचर टू ए पर्सन इन ए डे अलाउ नहीं होगी, अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा है और आप कैश पेमेंट करते हैं। उसके बाद एक क्लोज इंसर्ट किया गया 3A। बेसिकली हुआ क्या कि जनरली आपको पता है कि बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो किए जाते हैं या तो अक्रूवल बेसिस पर या फिर कैश बेसिस पर। तो अक्रूवल बेसिस की जहां पर बात आती है, दैट मींस अगर आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर देते हैं, आपने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं की, तो एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है वो आपको अलाउ कर दिया जाता है, भले ही आपने उसकी पेमेंट की या नहीं की। अब हुआ क्या, प्रीवियस ईयर मान लीजिए 1920 के अंदर कोई एक्सपेंस इनकर किया गया और इसकी पेमेंट नहीं की गई, लेट से 1 लाख रुपीज का जो है एक्सपेंडिचर था, और यह जो एक्सपेंडिचर है यह अलाउ कर दिया गया क्योंकि
इनकम टैक्स के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो अक्रूवल बेसिस पर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो आप उस एक्सपेंडिचर को क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 43 बी है जो सर्टेन एक्सपेंसेस को पेमेंट बेसिस पर अलाउ करता है, लेकिन उनके अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है वहां पर एक्चुअल पेमेंट की कोई बात नहीं की जाती है। और एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया गया 1 लाख रुपए का और क्लेम कर लिया गया एज एन एक्सपेंस। लेकिन हुआ क्या, प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर ये जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया था इसकी पेमेंट की गई और सारी पेमेंट जो है मान लीजिए कैश पेमेंट कर दी गई। तो ऐसे में अब बात आई कि वो जो खर्चा ऑलरेडी अलाउ किया जा चुका है उसका क्या होगा। तो ऐसे में कहा गया कि जिस साल में आप पेमेंट करेंगे और अगर वो पेमेंट अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट के अलावा की गई है, 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है, तो ऐसे में वो डिस अलाउ कर दी जाएगी और वो इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो आपको अलाउ कर दिया गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर, और करंट ईयर में आपने जो पेमेंट की है वो अकाउंट पे, चेक या अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट के अलावा की है, तो ऐसे में इस साल में वो इनकम मान ली जाएगी जिस साल में आप पेमेंट करेंगे। तो where an allowance has been made in the assessment for any year in respect of any liability incurred by the assessee for any expenditure and subsequently during any previous year, the assessee makes a payment in respect thereof otherwise than by an account pay check, account pay bank draft, use of electronic clearing system, or through a bank account or such other electronic mode as may be prescribed. The payment so made shall be deemed to be the profit and gain of business or profession and accordingly chargeable to income tax as income of the subsequent year if the payment or aggregate of the payments made to a person exceeds 10,000 rupees. तो अगर आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट के अलावा अगर पेमेंट की है 10,000 रुपए से ज्यादा एक ऐसी लाइबिलिटी के लिए जो आपने इनकर की थी लास्ट ईयर और करंट ईयर में आपने उसकी पेमेंट की है और वहां पर आपने जो पेमेंट की है वो कैश पेमेंट की है 10,000 रुपए से ज्यादा, तो ऐसे में इस साल के अंदर वो इनकम मान ली जाएगी। प्रोवाइडेड दैट no disallowance shall be made and no payment shall be deemed to be the profit and gains of business or profession under subsection 3 and this section where a payment or aggregate of payment made to a person in a day otherwise than by an account pay check, account pay bank draft, electronic clearing system or through such other electronic modes as may be prescribed exceeds 10,000 rupees in such a case under such circumstances as may be prescribed। तो बेसिकली कुछ सिचुएशंस बताई गई जहां पर कहा गया कि अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट भी कैश में कर देते हैं वो भी आपको अलाउ की जाएगी। तो रूल 6 के अंदर बेसिकली बताया गया है कि जो रूरल एरियाज है जहां पर बैंक्स इजीली अवेलेबल नहीं है वहां पर अगर आप कोई पेमेंट करते हैं कैश पेमेंट तो वो आपको अलाउ की जाएगी। Having regard to the nature and extent of banking facilities available, consideration of business expediency and other relevant factors। तो रूल्स के अंदर कुछ सिचुएशंस बताई गई जहां पर अगर आप अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अगर आप पेमेंट करते हैं 10,000 रुपए से ज्यादा तो भी वो अलाउ की जाएगी। उसके अलावा एक और बात बताई गई कि इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर ये जो 10,000 रुपए की लिमिट है ये 35,000 रुपए की लिमिट रखी गई है। तो दैट मीन्स ट्रांसपोर्टर्स को अगर आप 35,000 रुपए तक की पेमेंट करते हैं अदरवाइज अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट तो वो अलाउेबल मानी जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ पेमेंट मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस the provision of subsection 3 and 3A shall have effect as if for the words 10,000 rupees words 35,000 shall be substituted। तो इसका मतलब इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स आप जो है 35,000 रुपए 35,000 रुपीज तक की पेमेंट जो है वो कैश में कर सकते हैं, वो अलाउेबल है।
तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बताया भी गया है कि पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज जो है वो अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस डिसअलाउ किया जाएगा, लेकिन अगर वो पेमेंट आप करते हैं किसी ट्रांसपोर्टर को तो ऐसे में 35,000 रुपए की लिमिट रखी गई। 35,000 रुपए से ज्यादा अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो वो डिसअलाउ की जाएगी, अदरवाइज 35,000 रुपए तक की पेमेंट आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा रूल 6DD यहाँ पर अप्लाई होता है, जो कुछ सिचुएशंस बताता है जहां पर बेसिकली आपकी कैश पेमेंट भले ही वो 10,000 रुपए से ज्यादा है वो अलाउ कर दी जाती है। तो यहाँ पर बताया गया एज पर रूल 6DD payments made to Reserve Bank of India, State Bank of India, other banking institutions, LIC, UTI, Central State Government, etc. तो अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक के अंदर तो ऐसे में वहां पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं किसी बैंक को, वहां पर आपने वो इंटरेस्ट पे किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो भी आपका अलाउ होगा, भले ही वो 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट आपने कैश में की है। अगर आप कोई LIC को कोई पेमेंट करते हैं, UTI को अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप कोई पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट जो है कैश में आप कर रहे हैं तो वो अलाउ की जाएगी। If the payment is made in a village or a town and there is no bank at such place, तो आप किसी ऐसे रूरल एरिया में है जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है on the date of making the payment and payment is being given to any person who ordinarily resides at that place or has business or profession at that place, तो कोई ऐसी जगह है जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो ऑर्डिनरली वहां पर रहता है या अपना बिजनेस कैरी करता है, तो ऐसे में रूल 6DD अप्लाई होगा और आप कैश पेमेंट अगर 10,000 रुपए से ज्यादा करेंगे वो भी आपको अलाउ की जाएगी। उसके अलावा वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, fish or fish products, the product of horticulture or apiculture to the cultivator, grower or producer of such article, produce or products। तो बेसिकली जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो भले ही वो पेमेंट आपकी 10,000 रुपए से ज्यादा है वो आपको अलाउ की जाएगी। सेक्शन 40 जो सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3A अप्लाई नहीं होगा। Where the payment is made for the purchase of the products manufactured in a cottage industry to the producer of such products, तो जो cottage प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोड्यूसर को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यह रूल 6DD अप्लाई होगा, आप पेमेंट कैश में कर सकते हैं। Where the payment is made by transferring funds from one bank account to another or payment is being made by any credit card, debit card, letter of credit, etc., payment is allowed। तो क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए अगर आप कोई पेमेंट करेंगे वो भी आपकी अलाउ की जाएगी। इफ द पेमेंट इज गिवन मेड टू एन एम्प्लॉई आफ्टर द रिटायरमेंट और टू हिज फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉई एंड पेमेंट इज इन कनेक्शन विद ग्रेजुटी एक्सेट्रा, पेमेंट इज नॉट एक्सीडिंग ₹50,000। तो दैट मीन्स ग्रेजुटी की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए तक की ग्रेजुटी आप कैश पे कर सकते हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा की ग्रेजुटी अमाउंट अगर आप कैश पे करते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी। If payment is to be made on a particular day but banks are closed on that day because of holiday or strike, तो अगर मान लीजिए किसी ऐसे दिन आप पेमेंट कर रहे हैं जिस दिन हॉलीडे है, स्ट्राइक है और बैंक्स जो है क्लोज है, तो उस दिन भी आप जो है कैश पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी सिचुएशन जो रूल 6DD में प्रिस्क्राइब की जाएगी उस सिचुएशन में आपको कैश पेमेंट अलाउ की जाएगी।